नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी आप सभी के सामने समुद्र तटीय मैदान की। समुद्र तटीय मैदान की पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था समुद्र तटीय मैदान किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट मतलब घाट किसे कहते हैं, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, और इनकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं इसकी विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ कि जो समुद्र तटीय मैदान है तो वो समुद्र तटीय मैदान की विशेषता क्या है, और इसकी विशेषता के आधार पर ही हम इसको देखेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका जो विभाजन है पूर्वी तटीय मैदानों का और पश्चिमी तटीय मैदानों का, तो इनका विभाजन हमने किस आधार पर हमें पढ़ना है, तो किस आधार पर किया गया है उसकी चर्चा हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि पश्चिमी तट है इसको किस आधार पर विभाजित किया गया है, किस आधार पर इसको जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पूर्वी तट को किस आधार पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट को देख लेते हैं। पश्चिमी तट में जो गुजरात से लेकर यहाँ से और दमन तक, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको तो जो कच्छ का तट और काठियावाड़ का तट है, गुजरात का तट इसके नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ के तट के नाम से। लेकिन यहाँ से जो तट है कोंकण तट, इसका जो दमन से लेकर, ये दमन है, और दमन से लेकर और यहाँ तक गोवा तक का जो क्षेत्र है गोवा, तो दमन से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ये वाला क्षेत्र दमन से लेकर ये गोवा तक का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट इसको कहेंगे कोंकण तट। और इस तट की लंबाई अगर देखा जाए कि दमन से गोवा तक की जो लंबाई है तो उसकी लंबाई क्या है, तो इस तट की लंबाई है, कुल लंबाई 530 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर देखा जाए तो चौड़ाई इसकी 50 से 80 किलोमीटर तक है चौड़ा। लेकिन कुल मिलाकर इसकी चौड़ाई 50 ही मानी जाती, 50 से 60 के बीच में मानी जाती है। और कोंकण तट यहाँ से गोवा तक है और 530 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि गोवा से और मंगलौर तक, ये मंगलौर है, तो गोवा से मंगलौर तक इस तट को किस नाम से जाना जाता है, तो जो ये गोवा से और मंगलौर तक के बीच का जो तट है इस तट को हम कहते हैं कन्नड़ या कनारा तट। कन्नड़ या कनारा तट इसको कहेंगे, कन्नड़ या कनारा तट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि मंगलौर से लेकर और कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये कन्याकुमारी है अंत में, तो मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है यहाँ तक, इस तट को हम क्या कहेंगे, तो ये वाला जो तट है हमारा इस तट को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ये मालाबार तट है। तो जो हमारा कन्नड़ तट है, कोंकण तट था, वो कोंकण तट था हमारा 530 किलोमीटर। और गोवा से मंगलौर तक जो कन्नड़ तट है इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 525 किलोमीटर है। इसके बाद मंगलौर से और कन्याकुमारी तक का जो तट है तो ये तट है 550 किलोमीटर, इनकी कुल लंबाई हो गई। इसमें सबसे अगर देखा जाए कि चौड़ा तट जो ये है इसकी चौड़ाई, जैसे ये चीज़ देखा जाए कि इसमें मैदान की चौड़ाई, हम मैदान पढ़ रहे हैं तटीय मैदान, तो इसमें जो मैदान की चौड़ाई है तो यहाँ पर ये मैदान की चौड़ाई सर्वाधिक है कौन सी, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी मालाबार तट सबसे चौड़ा तट है। मालाबार तट इसको कहेंगे। पश्चिमी तट का जो है आगे बताएंगे, तो ये जो मालाबार तट है ये सबसे चौड़ा तट है। और जो कन्नड़ तट है ये सबसे संकरा यानी सबसे पतला तट है, मालाबार कन्नड़ तट। इसकी
तट की अगर देखा जाए कि चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 50 से भी कम होती है। तो ये सबसे लंबा, ये जो मालाबार तट है, मालाबार तट सबसे चौड़ा तट, और ये जो कन्नड़ तट है तो ये सबसे कम चौड़ा है, ये सबसे कम चौड़ा। यानी अगर आपको अभी हम पूर्वी तट जो मैदान बताएंगे उसमें भी दिखाएंगे, तो ये सबसे कम चौड़ा तट है जो मालाबार तट है, हमारा कन्नड़ तट है, और जो मालाबार तट है वो सर्वाधिक चौड़ा तट है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात का जो तट है, तटीय सीमा है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात हमारा जो है, अगर गुजरात को अगर हम ऐसे हैंड से देखते हैं बनाकर कि थोड़ा सा गुजरात हमारा ये यहाँ से दिया गया है, गुजरात ऐसे, ये इसका पोर्शन ऐसे आता है यहाँ से, तो ये यहाँ तक का जो तट है ऐसे, तो गुजरात का जो ये पोर्शन है, गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये गुजरात वाले पोर्शन में ये वाला जो तट है, ये इसको कहेंगे हम कच्छ का महान दलदल। जो ये कच्छ का महान दलदल है, ये यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कच्छ का महान दलदल, ये है कच्छ का महान दलदल। रण मीन्स दलदल ही होता है। इसके बाद ये कच्छ का महान रण हो गया, और इसके बाद इसके पास में ही देखेंगे तो ये जो है क्षेत्र, ये वाला, ये छोटा कच्छ का रण है। यानी ये जो क्षेत्र है ये छोटा कच्छ रण है, छोटा कच्छ का रण। समझ में आ रहा है, रण मीन्स दलदल। इसके बाद अगर यहीं पर देखा जाए तो आपने सबने सुना होगा, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो बन्नी का मैदान है, वो बन्नी का मैदान कहाँ है, तो यहीं पर एक ये छोटा सा जो बन्नी चारागाह कहते हैं जिसको, ये काले से मैं दिखा रही हूँ, तो ये जो छोटा सा है ये है हमारा बन्नी चारागाह। यहाँ पर देख लेते हैं, बन्नी चारागाह। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर दिखाया गया, इसको भी अलग कलर से दिखाते हैं। इसका जो क्षेत्र है ये यहाँ पर, इसके नीचे कच्छ के रण के ठीक नीचे, तो इसको अगर देखा जाए कच्छ के रण के ठीक नीचे जो है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है अबदास मैदान। अबदास मैदान, ये अबदास मैदान है। आप लोग इसमें एटलस में देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जो ये वाला तट है, ये वाला तट, ये तट है, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये वाला तट, ये हमारा काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो तट है ये हमारा जाना जाता है काठियावाड़ का तट। तो ये जो हमारा काठियावाड़ का तट है, इसी के पास में नीचे देखा जाए तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, पर्वत है, जो ये पर्वत है। इस पर्वत को हम कहते हैं गिरि पर्वत। ये पर्वत जो है, इस पर्वत को कहते हैं गिरि पर्वत। गिरि पर्वत आप लोग एटलस में देख सकते हैं कि गिरि पर्वत, मैं एटलस में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अपने एटलस में देखिए, ये गिरि पहाड़ियाँ यहाँ पर, तो ये गिरि पर्वत पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। ये गिरि पहाड़ियाँ जो हैं ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। शेरों के लिए अभयारण्य यहाँ गिरि पर्वत पर पाए जाते हैं। और इसी के ठीक ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो एक पहाड़ी है बिल्कुल पास में यहीं पर, इसका नाम है गिरनार। ये जो पहाड़ी है इसको कहते हैं गिरनार। एटलस में देखिए तो आप लोगों को दिखेगा
एटलस में कि ये जो पहाड़ी है ये गिरनार दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये गिरी पर्वत है यहाँ पर, और इसी के ठीक ऊपर ये गिरनार है, तो इसको दिखा रही हूँ। और गिरनार के ठीक ऊपर हम देखेंगे तो यहीं पर है मांडव पहाड़ियाँ। यहाँ पर कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण में। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको कहते हैं मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ। और यहीं पर बिल्कुल पास में देखते हैं तो यहाँ पर बरदा पहाड़ी भी है। ये मांडव के नीचे ये बरदा पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी जो है ये हमारी बरदा पहाड़ी है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं बरदा पहाड़ी। और फिर उसके बाद देखते हैं कि गुजरात में कुछ ऐसे मैदान पाए जाते हैं जिनको परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर जो मैदान है इसमें तो देख लिया सब कि ये छोटा कच्छ का रण है, और ये बन्नी चारागाह है, यहाँ पर अवदास का मैदान है, और ये जो वाला पोर्शन दिखाए कच्छ का महान रण है। रण का मतलब है दलदल। और ये काठियावाड़ का तट है, जो काठियावाड़ के तट के बाद ये इसी में नीचे गिरी पर्वत, और गिरी पर्वत के बाद गिरिनार, और गिरिनार के बाद ये बरदा है, और उसके बाद मांडव है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछा जाता है तो इसमें हमारा यही क्रम होगा कि मांडव, बरदा, फिर गिरिनार, फिर उसके बाद गिरी पर्वत का आता है। अब यहाँ पर कुछ मैदान पाए जाते हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। तो कौन सी नदियाँ? तो एक तो नदी यहाँ पर आती है ऐसे साबरमती नदी यहाँ पर आती है, ये यहाँ से आती है साबरमती। और एक यहीं पर से नदी आती है यहाँ पर नर्मदा, और यहीं पर आती है ताप्ती नदी। तो ये 3 नदियों ने आकर यहाँ पर जो मैदान बनाए हैं उन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो मैदान है इन मैदानों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैदान है तो वो मैदान कौन सा है यहाँ पर? तो ये वाला जो मैदान है यहाँ पर, ये नंबर 1 नंबर 2 करके डालूंगी। नंबर 1 और नंबर 2 पे दिया गया है ये वाला मैदान, ये नंबर 2 पे मैदान है। और तीसरा मैदान यहाँ पर दिया गया है ये नंबर 3, और ये वाला नंबर 4, और उसके बाद एक नंबर दिया गया है यहाँ पर ये नंबर 5, और ये मैदान बिल्कुल नीचे यहाँ पर दिखाया गया है ये 6 नंबर दिखाया गया है। तो इसलिए हमने ये नंबर वाइज किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो ये नंबर हम यहाँ डाल देते हैं कि नंबर 1 पर पहला मैदान जो है ये वाला मैदान, इसका नाम है पालनपुर का मैदान। आप लोग एटलस में देखिए तो आप लोगों को मिलेगा पालनपुर। तो पालनपुर आपको मिलेगा एटलस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालनपुर कहाँ पर है, तो उसमें आपको मैदान भी मिलेगा। इसमें ये देख लेते हैं आप, ये वाला दिया गया है, ये देखिए पालनपुर है। आप मैप में देखिए तो आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा मैदान जो है नंबर 2 वाला मैदान, ये मैदान है काड़ी का मैदान। ये काड़ी मैदान, ये काड़ी मैदान है। और नंबर 3 पर जो मैदान दिया गया है इस मैदान का नाम है बड़ौदा मैदान, ये बड़ौदा मैदान है। और नंबर 4 पर जो दिया गया है ये वाला मैदान, ये भरूच है। ये भरूच जहाँ पर ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती है, तो ये भरूच की जगह पर ये मैदान है। और नंबर 5 पर देखा जाए तो सूरत, तो भरूच में सूरत जो है सूरत मैदान है। और नंबर 6 पर देखा जाए तो ये मैदान है नवसान का मैदान, ये नवसान का मैदान है। तो इन मैदानों को हम लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है और पूरब से पश्चिम में इसका क्रम, उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर में इसका क्रम क्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोंकण तट की बात करते हैं। ये गुजरात तट हो गया। कोंकण तट की अगर हम बात करेंगे तो कोंकण तट हमारा जो है वो हम देख चुके हैं कि दमन से लेकर और गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट है। तो जो कोंकण तट है इसमें कुछ जगहें फेमस हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पालधर,
ये पालधर यहाँ पर है, अलीबाग है यहाँ पर, और उसके बाद सिंधुदुर्ग है यहीं पर, और उसके बाद कि अगर देखा जाए तो कुछ ये अलीबाग और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, ये 3-4 जगह ऐसी हैं जो फेमस है यहाँ पर, और बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो पालधर जो है यहाँ पर, ये वाला जो हमारा ये है पालधर, तो पालधर में क्या यहाँ पर होता है कि त्र्यंबक पठार है यहाँ पर, त्र्यंबक पठार, और त्र्यंबक पठार पर ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। उसके बाद अगर देखें कि अलीबाग जो है, तो अलीबाग का किला बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो कहाँ है, तो यहीं पर है कोंकण तट पर। उसके बाद रत्नागिरी है, और रत्नागिरी के बाद सिंधुदुर्ग है। सिंधुदुर्ग में जो मालवान पुलिन है, जो मालवान पुलिन है यहाँ पर सिंधुदुर्ग में, ये सिंधुदुर्ग में मालवान पुलिन है, मतलब बीच, तो मालवान पुलिन है जो, ये फेमस है यहाँ का। इसके बाद इसकी लंबाई की बात की तो 530 किलोमीटर है। उसके बाद अब देख लेते हैं गोवा से मंगलौर तक का जो तट है, तो ये तट है जो सबसे कम चौड़ा है, और सबसे कम चौड़ा की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 50 के आसपास, 50 किलोमीटर के आसपास है। इसमें क्या है, मंगलौर तक जो तट है इसमें कर्नाटक, यहाँ सब कुछ फसलें जो हैं जैसे काजू है, और उसके बाद कॉफ़ी है, और उसके बाद देखा जाए तो नारियल है, तो नारियल यहाँ का बहुत फेमस है। तो इनकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है यहाँ के मैदान में, यानी कोंकण या कनाडा के मैदान में सबसे अधिक खेती की जाती है काजू, काफ़ी, नारियल, इन चीज़ों की। इसके बाद यहीं पर हमारा जो मंगलौर बंदरगाह है, न्यू मंगलौर बंदरगाह, वो हमारा मंगलौर बंदरगाह यहीं पर है कर्नाटक में। तो मंगलौर बंदरगाह बहुत अधिक फेमस है। मंगलौर अलग कलर से लिख देती हूँ। तो मंगलौर जो बंदरगाह है, मंगलौर पत्तन, ये जो मंगलौर पत्तन है, इससे क्या होता है कि जो कर्नाटक की पहाड़ लौ अयस्क की खाने हैं, जैसे कुद्रेमुख और न्यू मंगलौर, ये कर्नाटक की, चिकमंगलुरु ये कर्नाटक की जो लौ अयस्क की खानी है, यहाँ से जो लोहा निकलता है तो वो मंगलौर बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। इसकी ये विशेषता हो गई, और ये सबसे कम चौड़ा पत्तन है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मालाबार तट है इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, ये सबसे चौड़ा है पश्चिमी तट में अगर देखा जाए तो ये सबसे चौड़ा तट है। और उसके बाद इसकी और दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो ये तट है, इस तट पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लैगून निर्मित झीलें हैं, यहाँ पर लैगून निर्मित झीलें, लैगून निर्मित झील यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कुछ झीलों के नाम मैं लिख देती हूँ कि जो झील है बेवनाड, यहाँ पे लिख लेते हैं बेवनाड, कुछ झीलें हैं, तो बेवनाड है नंबर 1 पर। बेवनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील है। और दूसरे नंबर पर झील आती है हमारी पुनमाड़ा झील, पुनमाड़ा झील। तो ये झील जो है वो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये नौका दौड़ के लिए फेमस है। और उसके बाद एक आती है, आप लोगों ने खूब सुनी होगी, इस झील का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अष्टमुडी, अष्टमुडी झील। तो अष्टमुडी झील जो है ये बहुत पूछा जाता है कि किस राज्य में है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो अष्टमुडी जो झील है ये रामसर में आती है, रामसर साइड में।
और इसके बाद जो लैगून निर्मित झील यहाँ पर जो पाई जाती हैं, लैगून निर्मित झील, इन झीलों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कयाल। ये तो हमारी हो गई मालाबार तट की विशेषता, यानी पश्चिमी घाट की विशेषता। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे हमारी तरीके से तो शायद आप एक बार रिवीजन करने के बाद दोबारा आराम से याद हो जाएगा। और आप लोगों को अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी पूर्वी तट जो है, उस पूर्वी तट की विशेषता क्या है उसको मैं बताऊंगी। इसमें ये जो हमारा पूर्वी तट है, इसमें देख लेते हैं कि कौन किसकी विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो जो ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट का विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे यहाँ पर ये स्वर्ण रेखा नदी है और ये यहाँ पर हमारी नदी आती है महानदी। तो जो ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये स्वर्ण रेखा और ये है महानदी। तो स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच वाला जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं उत्कल तट। इसको कहेंगे उत्कल तट। ये उत्कल तट होगा। और उसके बाद महानदी से, और ये पुलिकट झील, यहाँ पर ये पुलिकट झील है ये, तो पुलिकट झील को, ये पुलिकट झील जो है, तो पुलिकट झील तक के जो भाग है महानदी से पुलिकट झील का, ये भाग, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये, और उसके बाद ये वाला पोर्शन पुलिकट झील से और कन्याकुमारी तक, यहाँ देख पा रहे हैं ये कन्याकुमारी, इन यहाँ तक का जो क्षेत्र है पुलिकट झील से और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। आप लोग अगर ऐसे ही अपने पास नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा और जल्दी याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो ये जो हमारे तट हैं, कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक, और पुलिकट झील से महानदी तक उत्तरी सरकार तट, और महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक उत्कल तट। इनको यहाँ से, और ऐसा ही प्रश्न भी पूछा जाता है हम लोगों से कि उत्कल तट कहाँ से, किन के बीच में है, तो महानदी से स्वर्ण रेखा के बीच में है, या पुलिकट झील और महानदी के बीच में जो तट है, समुद्री तट, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसमें उत्तरी सरकार तट, इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो ये अगर यहाँ पूछा जाए, जैसे कि ये स्वर्ण रेखा नदी है, इसके पूरब की तरफ अगर बढ़ेंगे उत्तर पूर्व में, तो यहाँ क्या है, तो ये बैगा का मैदान है, बैगा का मैदान, ये बैगा का मैदान है। अब उत्कल तट जो हमारा है, इसकी विशेषता क्या है, इसको देखेंगे हम। और आप लोग अपने एटलस को लेकर बैठिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ें जो हम दिखाएंगे उसमें जल्दी से मिलेगा और जल्दी समझ में आएगा। तो जो हमारा बैगा का मैदान है, ये हमारा जो उत्कल तट है, इसकी विशेषता क्या है? उत्कल तट में सबसे पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं, मैंने नदियों के पोर्शन में आप लोग को बताया है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है। ये नदियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर गिरती हैं, लेकिन कुछ दो छोटी नदियाँ भी हैं जो यहीं पर मिलती हैं। तो वो नदियाँ भी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, एक साथ 6 नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती हैं। तो वो जो 6 नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो हेक्सा डेल्टा, ये हेक्सा डेल्टा कोस्ट यानी तट कहते हैं इसको, इसका एक नाम है ये। और इसमें जो 6 नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो उनमें से जो 6 नदियाँ हैं, वो नदियाँ, इसमें मुख्य 4 नदियाँ हैं और 2 छोटी नदियाँ हैं, बुद्ध बलामा और ये कुशिकुल्पा, ये 2 नदियाँ हैं।
लेकिन स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये 4 नदियाँ बड़ी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, किंतु एक साथ 6 नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ये हेक्सा डेल्टा तट बोला जाता है। उसके बाद उत्तरी सरकार जो तट है, ये उत्तरी सरकार तट की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक पाया जाता है बंदरगाह। आप लोगों ने भी इसका नाम सुना है कि ये जो बंदरगाह है, ये कुछ यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर है बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह यहाँ पर है, और एक तट यहाँ फेमस चीज़ है यहाँ पर स्थान है, एक ये स्थान है। तो ये चारों स्थानों में नाम लिख देती हूँ कि जो ये वाला स्थान है इसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह है, और पारादीप जो बंदरगाह है वो भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। बंदरगाह ये दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है, दूसरा सबसे गहरा, पहला भी बताऊंगी अभी। और ये फेमस है कोणार्क, यहाँ सूर्य मंदिर है इसलिए यह कोणार्क, ये कोणार्क फेमस है। आप लोग एटलस में देखिए आपको सारे मिलेंगे। और ये पुरी जो जगन्नाथपुरी के नाम से फेमस है, तो ये पुरी है। और यही तट के किनारे पर एक है झील जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील का भी नाम आप लोगों ने सुना है। तो जो चिल्का झील है इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, ये चिल्का झील की विशेषता है। अब हम देखते हैं कि जो ये सारी विशेष चीज़ें कहाँ हैं, तो उत्कल तट पर हैं। कभी कभी अगर पूछ दिया कि हमें राज्य न दिया और ऐसे पूछ दिया कि चिल्का झील स्थित है और तटों का नाम दे दिया, तो हम उत्कल तट को लगाएंगे। इसके बाद इसमें देखते हैं कि उत्तरी सरकार तट है, इसमें कौन कौन से स्थान हैं। तो ये जो विशाखापत्तनम है, ये बंदरगाह है, विशाखापत्तनम, इसको ऐसे लिखते हैं विशाखापत्तनम। ये बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये सबसे गहरा है बंदरगाह, सबसे गहरा, और सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके नीचे यहीं पर, यहाँ पर इस कलर से दिखाते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोरिंगा मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव जानते हैं आप लोग, मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं पूर्वी तटों पर, तो ये कोरिंगा नाम के मैंग्रोव पाए जाते हैं, सुंदरबन जिसको बोलते हैं, वो मैंग्रोव पाए जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहीं पर कोल्लेरू झील भी है, आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील, और यहीं पर कोल्लेरू झील है, कोल्लेरू झील, ये कोल्लेरू झील है। तो ये जो कोल्लेरू झील है ये लैगून झील है, ये लैगून झील है। और ये जो पुलिकट झील है, इस पुलिकट झील के थोड़ा सा अंदर समुद्र की तरफ यहीं पर एक हमारा स्थान है बहुत ही फेमस, ये श्री हरिकोटा, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, श्री हरिकोटा, ये भी स्थान है यहाँ पर। तो उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि कोरोमंडल तट जो हमारा है, तो कोरोमंडल तट क्या है, तो ये भारत का सबसे चौड़ा, ये कोरोमंडल तट भारत का सबसे चौड़ा समुद्र तटीय मैदान है, समुद्र तटीय मैदान है। तो अगर इसमें सब पूछा जाए कि दोनों मैदानों में, जो हमने अभी बताया था आपको कि जो पूर्वी मैदान है और पश्चिमी मैदान है, तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों मैदानों में अगर देखा जाए तो ये कोरोमंडल तट सबसे चौड़ा है। लेकिन सिर्फ अगर पश्चिमी तट की बात करता है तो हमारा मालाबार तट, जिसको मैं अभी बता रही थी, तो जो मालाबार तट हमारा है वो तट सबसे चौड़ा तट है। ये
पश्चिमी घाट की अगर बात करी जाएगी तो मालाबार तट सबसे चौड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ सबसे चौड़े तट की बात आती है तो हम कोरोमंडल तट को ही लगाएंगे सबसे चौड़ा। अगर ऑप्शन में कोरोमंडल तट नहीं है तो हम मालाबार तट को सबसे चौड़ा तट लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये तट हैं, इन तटों में विशेष अगर देखा जाए कि अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलना कैसे करी जाएगी, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कैसे होगा, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम आज देख लेंगे। यहाँ से इसमें दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफली मैप बनाती हूँ। तो दोनों के जो तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे कि दो ये तुलनात्मक अध्ययन यहाँ से, तो ऐसे ही रफली मैप बनाया है। तो इसमें ये जो मैं तट है इसका यहाँ से ये कम चौड़ा है। जो उत्तरी यहाँ से हमने जो अभी तट बताए थे सारे तट, उत्कल तट से स्वर्णरेखा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक, तो ये वाला जो तट है ये तट कम चौड़ा है। ये यहाँ पहले मैं बना देती हूँ। ये वाला जो तट है, इस तट की अगर बात करते हैं पूर्वी तट, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी तट। तो जो ये हमारा पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट संकरा है यानी कम चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदियों ने आकर यहाँ पर निक्षेपण क्रिया की है यहाँ पर, इसलिए निक्षेपण के दौरान यहाँ पर जो ये तट है ये कम चौड़ा तट है। और उसके बाद अगर इधर के तट की बात करते हैं, जो ये वाला तट था हमारा, तो ये तट अधिक चौड़ा है। इस तट की अगर बात करें दोनों की तुलना में, तो ये तट हमारा अधिक चौड़ा है। इसको देखते हैं हम। ये तट हमारा अधिक चौड़ा है क्योंकि इधर की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें जो विशेषता क्या है इसकी। तो सबसे पहले तो अगर तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे तो ये दोनों का, एक पूर्वी तट बहुत कम चौड़ा है और पश्चिमी तट अधिक चौड़ा है, और पश्चिमी तट की तरफ ढाल अधिक है और पूर्वी तट की तरफ ढाल कम है। तो ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन में जो तटीय मैदान है उसमें नदियाँ, जो इधर की जो नदियाँ हैं, इधर की जो नदियाँ हैं, इधर ढाल अधिक होने के कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं यानी ज्वारनदमुख बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो पूर्वी तट की जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और ये पूर्वी तट जो है वो कम चौड़ा है और जो पश्चिमी तट है ये अधिक चौड़ा है। किसकी तुलना में? पूर्वी तट की तुलना में। तो ये अधिक चौड़ा है। इधर का ढाल कम है, ढाल मंद है पूर्वी तट का, और पश्चिमी तट का जो ढाल है वो अधिक है, तीव्र है। यही कारण है तीव्र ढाल की नदियां जो आती हैं वो यहाँ पर आने के बाद इनका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ जाने से जो यहाँ अपने साथ जो मलबा लेकर आती हैं वो मलबा लेकर सीधा सागर में प्रवेश कर जाती हैं और इस तट को काट देती हैं, इस तट को काट देती हैं। जैसे नदियाँ यहाँ से आ रही तो यहाँ तक काट देगी, यहाँ से आई नदियाँ यहाँ से सीधा अंदर तक काटती जा रही है। तो ये जो अंदर कटे फटे तट हैं, यानी कह सकते हैं कि जो ये तट है ये कम कटा फटा है, कम कटा फटा, और ये वाला जो तट है पश्चिमी तट ये अधिक कटा फटा है, अधिक कटा फटा ये तट है। उसके बाद ये जो तट है इसमें नदियाँ खुद काट लेती हैं, तट को काट देती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। इसके बाद जो ये काट लेती हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह।
ये यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। सिर्फ एक बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है, ये यहाँ पर। तो नावा सेवा को बताते हैं, नावा सेवा, जिसको जवाहर नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो नावा सेवा जो है ये सिर्फ बंदरगाह कृत्रिम है, किधर, तो पश्चिमी तट की तरफ। सिर्फ एक बंदरगाह कृत्रिम है, बाकी सारे बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियाँ काटती नहीं है, इसलिए कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा हैं, कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा हैं। सिर्फ एक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह हमारा प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि जो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ये डाल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, ये डाल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है, पक्ष जल क्षेत्र में, पहाड़ी के पीछे। तो अगर देखा जाए पक्ष जल क्षेत्र में कौन सा बंदरगाह है, तो यही अधिक विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और पश्चिमी पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम, और पश्चिमी तट का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है जो वो नावा सेवा बंदरगाह है। इसके बाद और आगे देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये पूर्वी तट है, यहाँ पर नदियाँ जो अपने साथ मलबा बहाकर लेके आती हैं, उसका निक्षेपण करती हैं, तो यहाँ पर जो डेल्टा बन जाते हैं। इसलिए ये जो तट है ये बंदरगाहों के लिए अनुकूल नहीं है, ये बंदरगाह के लिए अनुकूल नहीं। और ये बंदरगाहों के लिए अनुकूल है, ये बंदरगाह उसी जगह पर बनेंगे जहाँ पर तट जो है वो कटा फटा होगा। तो ये बंदरगाहों के लिए अनुकूल है, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं, तो बंदरगाह के लिए अनुकूल है। और उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ से मानसून उठता है, तो जो यहाँ से मानसून उठता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इस मानसून के जरिए यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर भारी वर्षा होती है। और इसमें अगर हम देख लेते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा करता है। जब मैं वर्षा को चैप्टर को पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये इधर भारी वर्षा होती है, किंतु इधर साइड में दक्षिण पश्चिम मानसून से भी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और जो उत्तर पूर्व मानसून आता है उधर से भी इधर इस तट को वर्षा मिल जाती है, यानी यहाँ पर वर्षा दोनों मानसूनों से हो जाती है। इसके बाद और अगर देखें तो इसमें बड़े पैमाने पर चट्टानें हैं, जो ये तट है इसमें बड़े पैमाने पर चट्टानें हैं। लेकिन कोंकण तट पर और जो मालाबार तट जो है, ये वाला तट और ये वाला तट, यहाँ पर लैगून निर्मित जो झीलें पाई जाती हैं, इन झीलों की बहुत बड़ी विशेषता बताई गई। और इन झीलों में ही कुछ यहीं पर बीच पाए जाते हैं, जो मालाबार तट है और जो कोंकण तट है, यहीं पर कुछ बीच हैं जो प्रसिद्ध बीच हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो उन बीच की भी मैं अभी कुछ चर्चा कर दूंगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अधिकतर रेतीले टीले और लैगून यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो नदियाँ अपने साथ कटे मलबा बहाकर लेके आती, उसमें बालू मिट्टी सब होता है, तो यहाँ पर रेत के टीले बन जाते हैं। जैसे डेल्टा बनता है तो डेल्टा का आकार ही ऐसा होता है, तो ये धीरे धीरे ऐसे मलबा जमा होते होते तो ये टीला टाइप से हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रेत के टीले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो ये तट है, ये वाला तट
पुलिकट झील से जो कन्याकुमारी तट का, जो तमिलनाडु तट भी इसको बोलते हैं, कोरोमंडल तट को, तो ये जो तट है, ये तट 675 किलोमीटर चौड़ा है, 675 किलोमीटर। तो ये और 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई अंदर मैदान के अंदर है, औसत चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और इस जो पूर्वी घाट है यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी कम पाई जाती है, किंतु इस साइड में जो पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट का जो तट है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है। और इसके बाद कुछ हम बताएंगे आपको, जो तट है, ये जो बताए थे हमने, कोरोमंडल तट जो का तमिलनाडु का है, और जो ये केरल का मालाबार तट है, कोंकण तट है। तो ये तट जो हैं, ये जलमग्न तट हैं, जैसे उन्मंजन अगर कहेंगे तो उमज्जन तट हैं। और ये सिर्फ ये जो तट है केरल का कोंकण तट जो ये है गोवा से और मंगलौर तक का, ये निमज्जन का तट है। निमज्जन, इसमें तो उमज्जन और निमज्जन मालाबार तट में दोनों के साक्ष्य पाए जाते हैं कहीं, तो इसलिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद मैं आगे हर टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँगी। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को और किस बारे में वीडियो, कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए, तो मैं उसके भी बताऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।